नमस्ते साथियों, आज की क्लास में हम मोल अवधारणा या मोल संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे कि मोल होता क्या है। आपने ये तो सब पढ़ा कि पदार्थ की मात्रा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है, मोल होता है। लेकिन आप बाज़ार में जाके कहो कि 1 किलो चीनी या 1 किलो तो हम बोलते हैं, बोले चीनी 1 मोल दो, वो आपको एक थप्पड़ की देगा कि मोल होता क्या। या दूध बोल दो कि दूध 1 मोल दो, तो वो समझ ही नहीं पाएगा। तो साइंस की भाषा में इस मोल को समझने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि किसी भी पदार्थ की मोल 1 मोल वह मात्रा होती है, उसमें उतने ही कण होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में होते हैं। अर्थात किसी भी पदार्थ की आप जब 1 मोल मात्रा लोगे तो उसमें कणों की संख्या या अर्थात परमाणु की संख्या जो निश्चित होती है वो होती है 6.022 × 10⁻23 होती है। तो ये कहाँ से आई? और विशेषकर जो मोल कंसेप्ट है, इससे आंकी क्वेश्चन या न्यूमेरिकल काफ़ी पूछे जाते हैं और उनमें काफ़ी परेशानी होती है। बाकी इतना टफ मोल कंसेप्ट है नहीं जितना हम समझते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो अपना टॉपिक है वो मोल अवधारणा, मोल कंसेप्ट्स। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इसके आगे बात करते हैं। किसी पदार्थ की 1 मोल वह मात्रा है, किसी पदार्थ की 1 मोल वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने C12 मतलब कार्बन 12 C12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में, C12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में कणों की संख्या होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी पदार्थ की आप 1 मोल मात्रा लोगे तो कार्बन 12 समस्थानिक की अगर आपने 12 ग्राम मात्रा ली है, इस 12 ग्राम में जितने कण होंगे किसी भी पदार्थ के 1 मोल में उतने ही कण होंगे। अब उस कणों की संख्या कैसे आएगी? तो देखो यहाँ पे कि द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा C12 द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा C12 के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.99 265 × 10⁻23 ग्राम प्राप्त हुआ। अब देखो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है? 1.99 265 × 10⁻23 ग्राम। तो 12 ग्राम में कितने परमाणु होंगे? तो इसका भाग दे लो। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे कंसेप्ट निकालना चाहोगे तो 1 मोल बराबर 12 ग्राम और 12 ग्राम में इसका भाग दे लो 1.99 265 × 10⁻23 ग्राम। इसका भाग दोगे तो 1 मोल में जब आपने 12 ग्राम में इसका भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 6.022 × 10⁻23 कण। अब किसी भी पदार्थ के 1 मोल में इतने कण बोल सकते हो या इतने आप परमाणु बोल सकते हो। तो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या, किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या कितनी होगी? 6.022 × 10⁻23 होते हैं। अब देखो समझ आ गया कहाँ से निकालें। अब यहाँ से हम समझते हैं इसी
संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होती है, जिसे अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, जिसे Na के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कभी भी आपसे अगर किसी भी पदार्थ की अगर मोल की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो मोल की डेफिनेशन तो हम ये कहेंगे परिभाषा कि किसी भी पदार्थ की एक मोल वह मात्रा होती है जिसमें उतने कण होते हैं जितने C12 के 12 ग्राम में कणों की संख्या होती है। और एक मोल में किसी भी पदार्थ के कणों की संख्या या परमाणु की संख्या आपसे पूछे तो मान फिक्स है, चाहे कोई भी पदार्थ हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा वो सोडियम है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, लोहा है। किसी भी पदार्थ का अगर आप एक मोल लोगे तो उसमें कणों की संख्या फिक्स होगी 6.022 × 10⁻23 कण या परमाणु होते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद हम बात करते हैं अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, जो मैंने अभी बताया था। उसके बाद थोड़ा सा इसमें टॉपिक आ गया मोलर द्रव्यमान, फिर हम मोल कंसेप्ट की वापस से आगे बात करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे बात करते हैं। अब देखो आगे बात करें तो ये तो आपका हो गया। अब यहाँ से इसी से रिलेटेड एक संख्या आती है, तो इसी संख्या को, ये जो संख्या हमने लिखी है, इस संख्या को हम क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, अवोगाद्रो संख्या अवोगाद्रो संख्या क्या होती है। तो किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान कितना 6.02 × 10⁻23 होता है, उसे हम अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में, किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या, किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या निश्चित होती है जिसका मान 6.022 × 10⁻23 होता है। इस संख्या को अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इस संख्या को क्या बोलते हैं, अवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अवोगाद्रो संख्या को Na के द्वारा प्रदर्शित किया, अवोगाद्रो संख्या को Na के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो Na ये होगी आपकी अवोगाद्रो संख्या को इससे रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल N A से, और इसका मान कितना है 6.022 × 10⁻23। इस संख्या को हम क्या कहेंगे, अवोगाद्रो संख्या। और ये अवोगाद्रो संख्या क्या है, किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या होती है। किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या होती है। इसका स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी पदार्थ एक मोल की जो ग्राम्य मात्रा होती है, एक मोल की ग्राम्य मात्रा को मोलर द्रव्यमान में रिप्रेजेंट किया जाता है। और मोलर द्रव्यमान की क्या हो जाएगी, ग्राम पर प्रति मोल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे। अब देखो इसके बाद हम आगे बात करें। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हम लिखते हैं मोलर द्रव्यमान, मोलर मास। तो सीधी सी बात है डेफिनेशन इसकी, किसी पदार्थ के एक मोल की ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान को, किसी पदार्थ के एक मोल का ग्राम में व्यक्त जो द्रव्यमान होता है वो क्या कहलाता है, मोलर द्रव्यमान कहलाता है। और मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से देखा जाए, मोलर द्रव्यमान संख्यात्मक रूप से परमाणु द्रव्यमान
या आणविक द्रव्यमान के समान होता है। परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान में तो इकाई के रूप में यू लिखते हैं, लेकिन यहाँ इकाई के रूप में ग्राम प्रति मोल लिखा जाएगा। तो बात करते हैं इसकी। देखो, किसी पदार्थ के एक मोल का, किसी पदार्थ के एक मोल का ग्राम में व्यक्त, किसी पदार्थ के एक मोल का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान, किसी पदार्थ के एक मोल का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है। मोलर द्रव्यमान की इकाई, मोलर द्रव्यमान की इकाई बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ग्राम प्रति मोल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एक मोल के लिए, एक मोल की ग्राम में मात्रा लेते हैं तो ग्राम प्रति मोल हो जाएगी। अब देखो कि मोलर द्रव्यमान का, मोलर द्रव्यमान का, मोलर द्रव्यमान का जो मान होता है वो किसके, परमाणु द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो मोलर द्रव्यमान का संख्यात्मक मान, मोलर द्रव्यमान का संख्यात्मक मान परमाणु द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान का संख्यात्मक मान परमाणु द्रव्यमान ओब्लिक आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। जो एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमसे ये पूछा गया H2O का मोलर द्रव्यमान, H2O का क्या बताइए, क्या लिखना है? H2O का मोलर द्रव्यमान। तो जो H2O का अभी आपने आणविक द्रव्यमान कितना लिखा था? 18। वैसे हम वापस से कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन का दो हाइड्रोजन, इसका होता है 1, ऑक्सीजन का 16, तो 18। अब आणविक द्रव्यमान की बात कर रहे हैं, किसकी? आणविक, सॉरी, मोलर द्रव्यमान की। तो कितना जगह 18, और इसको लिखेंगे 18 ग्राम पर मोल। तो H2O का मोल द्रव्यमान 18 ग्राम पर मोल, अर्थात जो आणविक द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है, उसी संख्या में समान होगा, लेकिन इकाई के रूप में ग्राम प्रति मोल लिखा हुआ मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल वो ले लेते हैं, NaCl का मोलर द्रव्यमान, NaCl का मोलर, तो सोडियम का कितना होता है? 23, क्लोरीन का 35.5, तो कितना हो गया? 58.5 ग्राम पर मोल। तो ये हो गया NaCl का मोलर द्रव्यमान। क्लियर है? तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि जब भी मोलर द्रव्यमान शब्द आए तो समझ जाना, मोलर का मतलब मोल, किसी पदार्थ का ग्राम में व्यक्त द्रव्यमान क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो ये कंसेप्ट की बात क्लियर है। अब हम वापस आते हैं मोल पे, कि मोल क्या है, इसका अंत परिवर्तन, कि किसी पदार्थ के मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, आयतन कितना होता है, उसका मोलर द्रव्यमान ग्राम में कैसे मात्रा ज्ञात करेंगे। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब एक चार्ट बना रहा हूँ, उसको समझना आप। इसको मिटा रहे मोल कंसेप्ट के लिए, कि यहाँ से आप एक बात क्लियर करना कि सपोज करना कि मैंने किसी पदार्थ की कितनी मात्रा ली है? 1 मोल ली है। किसी पदार्थ की कितनी मात्रा ली है? 1 मोल ली है। तो किसी भी पदार्थ, चाहे हाइड्रोजन हो, सोडियम हो, कोई भी पदार्थ होगा, जैसे NaCl ही क्यों ना हो, तो किसी पदार्थ के 1 मोल में कणों की संख्या फिक्स होगी। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल में जो कणों की संख्या वो कितनी होगी? 6.022 × 10⁻23। अब इतने कण भी कह सकते हो आप, या परमाणु बोले तो उसको परमाणु भी कह सकते हो। तो बिल्कुल बात, या अणु भी कह सकते हो, अणु बोले तो, कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कण पूछा जाए, कि जैसे आपको लिख दिया कि 1 मोल सोडियम में, 1 मोल सोडियम में कितने परमाणु होते हैं, तो आप लोग 6.022 × 10⁻23। अगर आपको पूछ लिया गया कि
एक मोल आयरन में कितने परमाणु होते हैं तो संख्या है। तो किसी भी पदार्थ के एक मोल में कणों की संख्या है वो या परमाणु की संख्या फिक्स होगी। बिल्कुल क्लियर। दूसरा, अगर आपको एक मोल किसी भी पदार्थ का एक मोल में आयतन, किसी भी पदार्थ का एक मोल का आयतन कितना होता है तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए 22.4 लीटर। क्या होगा? 22.4 लीटर। तो किसी भी पदार्थ की एक मोल मात्रा कितनी होगी आयतन के रूप में तो 22.4 लीटर। अगर 2 मोल पूछे तो कितना हो जाएगा? 44.8 लीटर। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए किसी पदार्थ की एक मोल मात्रा कितनी होगी 22.4 लीटर। लेकिन अब यहाँ से समझना, अगर मैं गया और मैंने कहा कि एक मोल सोडियम तोल दो, अब आपको पता बाजार में कोई भी चीज़ अगर सॉलिड मिलेगी तो ग्राम में मिलेगी। तो अगर एक मोल को अगर आपको ग्राम में लेना है तो उसका मोल द्रव्यमान आपको उतना होगा। जैसे किसी पदार्थ की एक मोल मात्रा किस में लेनी हो आपको? ग्राम में। इसका मतलब वो किसके बराबर होगी? उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? उसके मोलर द्रव्यमान के बराबर होगी। ये तीनों चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम इसके कुछ सवाल पढ़ेंगे। पहली बात, एक मोल में कणों की संख्या या परमाणु की संख्या फिक्स होगी कितनी? 6.022 × 10⁻23। एक मोल गैस का आयतन, एक मोल जो आयतन होगा वो सिर्फ 22.4 लीटर होता है। और किसी पदार्थ की एक मोल ग्राम में मात्रा क्या होगी? मोलर द्रव्यमान। इसके अलावा जब आप कुछ न्यूमेरिकल हल करोगे तो वहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब मोल की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? तो इसको यहाँ लिख लेते हैं, लगानी बचेगी मोल की। तो ये भी अपने को याद है कि किसी पदार्थ का ग्राम में मात्रा दी हुई, किसमें दी हुई? ग्राम में। तो इसको में से लिखेंगे पदार्थ की ग्राम में मात्रा भाग किसका दे दो? पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। ये भी कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सवाल अभी मैं समझाऊंगा आपको, क्लियर हो जाइए। किसी पदार्थ की मोल निकालना हो तो इसका मतलब क्या होता है कि पदार्थ की ग्राम में मात्रा बट्टे में पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। अब यहाँ से एक चीज़ और कंसेप्ट होगी, जब आप सवाल करोगे इसके न्यूमेरिकल, जब हम सवाल पढ़ेंगे तो क्या होगा कि पदार्थ की मोल में मात्रा दी हुई होगी, मोल में दिया होगा, पूछेगा उसमें कणों की संख्या कितनी होती है, उसका आयतन कितना होगा या उसका मोलर द्रव्यमान, उसकी ग्राम में मात्रा कितनी होगी। तो यहाँ से आप अपने माइंड में एक बात क्लियर करना कि यदि आपको क्या दिया हुआ है? मोल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यदि आपको मोल दिया हुआ है और आपको उस पदार्थ की कणों की संख्या, कण या परमाणु की संख्या पूछ ली जाए, किसी भी पदार्थ के मोल दिए हुए हैं और अगर आपको कण या परमाणु की संख्या पूछ ली जाए तो आपको एक बात याद करनी है, इस संख्या को हम क्या बोलते हैं? अवोगाद्रो संख्या। तो जितने भी मोल दिए गए हैं उनको अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ क्रॉस नहीं, गुणा का निशान है। बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि किसी भी पदार्थ का मोल दिया हुआ है, किसी पदार्थ का क्या दिया हुआ है? मोल दिया हुआ है और उसके अंदर आपकी कण या परमाणु की संख्या पूछे तो उस संख्या को, उस मोल को हम किससे गुणा कर देंगे? अवोगाद्रो से। अगर किसी पदार्थ का मोल दिया गया है और आपको उसका क्या पूछ लिया गया? आयतन। क्या पूछ लिया गया? आयतन पूछ लिया गया। तो सीधी सी बात है, उसको 22.4 लीटर से गुणा कर दो। किससे? 22.4 लीटर से गुणा कर दो। अर्थात 22 आयतन लीटर में आएगा तो उसको 22.4 से गुणा कर दो। किसी पदार्थ का मोल दिया हुआ है और यदि आपको उसमें क्या पूछ लिया जाए? उसका आयतन पूछ लिया जाए तो उसको 22.4 से गुणा कर दो। यदि आपको उसकी क्या पूछ ली गई? ग्राम में मात्रा, कि इतने मोल कितने ग्राम के बराबर होंगे। अगर आपको ग्राम में पूछ लिया जाए तो आपको उसके मोलर द्रव्यमान से उसको मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो।
समझ में आ रहा है कि अगर मोल को कण या परमाणु की संख्या में परिवर्तित करना है तो किससे गुणा कर देंगे, अवगाद्रो संख्या से। अगर मोल को आयतन में परिवर्तित करना है तो किससे गुणा करेंगे, 22.4 लीटर से। अगर मोल को ग्राम में परिवर्तित करना है तो किससे करेंगे, मोलर द्रव्यमान से। क्लियर बात। लेकिन बेटा इसका उल्टा भी हो सकता है, आपको कण या परमाणु की संख्या देकर क्या पूछ ली जाए, मोल पूछ ली जाए, आयतन देकर क्या पूछ लिया जाए, मोल पूछ लिया जाए, या ग्राम में मात्रा देख के क्या पूछ लिया जाए, मोल। तब क्या करोगे, जस्ट इसका उल्टा, उसका भाग कर दो। जैसे मैं समझाऊं, यदि आपको ये लिखते हैं, यदि आपको कण या परमाणु दे रखा है, कण या परमाणु की क्या दे रखी है, संख्या दे रखी है, और आपको ये कहा गया कि उसमें कितने मोल है, समझना, कण या परमाणु की संख्या दी हुई है और आपको ये कह रहा है कि उसमें कितने मोल है, तो सीधी सी बात है कि आपको क्या करना है, उस संख्या के अंदर अवोगाद्रो का क्या दे देना, भाग दो। तीर के निशान से बिल्कुल बात क्लियर होनी चाहिए कि अगर कण या परमाणु की संख्या मोल जा रहे हैं तो कण या परमाणु की संख्या से यदि आपको मोल पूछा जा रहा है तो उसमें अवोगाद्रो संख्या का क्या दे दोगे, भाग दे दोगे। यदि आपको किसी पदार्थ का क्या दिया गया, आयतन, और आयतन देखकर आपको ये पूछा गया कि इस पदार्थ में कितने मोल है, आयतन देखकर आपको ये पूछा गया कि उस पदार्थ के कितने मोल है, तो क्या करोगे, उसमें 22.4 का भाग दे दोगे। कितने का, 22.4 का भाग दे दोगे। और यदि आपको ग्राम में मात्रा दे दी, किस में मात्रा दी है, ग्राम में मात्रा दे दी, और ये पूछ लिया गया बताओ इसके कितने मोल है, कितने मोल है, ग्राम में मात्रा दी आपको और ये पूछ लिया कि उसके कितने मोल है, तो आपको करना क्या है, उसके अंदर मोलर द्रव्यमान का भाग देना है। थोड़ा सा स्लो इसलिए ले रहा कि बिल्कुल आपको समझ में आ जाए। देखो अगर मोल से ये कन्वर्ट करना है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इनसे अगर मोल प्राप्त करना है तो इनका भाग चला जाएगा। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, अगर आपके माइंड में, अब देखो एक चीज़ और, ऐसा भी हो सकता है कि आपको आयतन दे दिया, आयतन देकर ये बोले कि उसमें कणों की संख्या कितनी होती है, आयतन देकर क्या पूछ लिया, कणों की संख्या। तो सीधी बात है, आयतन को पहले किस में परिवर्तित करेंगे, मोल में, और मोल से फिर क्या निकालेंगे, कण या परमाणु की संख्या। तो इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल आते हैं और बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज इस मोल कंसेप्ट में होते हैं। तो शॉर्टली जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। अब इसके कुछ सवाल है वो मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अब देखो इसके हम कुछ सवाल लेते हैं। शुरुआत में सवाल बिल्कुल सिंपल लेवल से स्टार्ट करते हैं, बाद में हार्ड की तरफ आगे चलेंगे। अब देखो यहाँ पे कि सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल लेते हैं। जैसे एक सिंपल सा सवाल आपसे ये पूछ लिया गया कि 1 मोल CO2 की ग्राम में कितनी, 1 मोल CO2 की ग्राम में कितनी मात्रा होती है। क्या पूछा गया, 1 मोल CO2 की ग्राम में कितनी मात्रा होती है। तो अभी देखो वो चार्ट आपके पास बना हुआ है, उसमें आप देखो कि अगर मोल को ग्राम में परिवर्तित करना है तो उसको मोलर द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दो। और 1 मोल पूछा तो सीधी बात है कि किसी भी पदार्थ की 1 मोल की ग्राम में मात्रा पूछी था, उसका मोलर द्रव्यमान ही उसकी ग्राम में मात्रा होगी। तो इसका आंसर कैसे करेंगे कि CO2 का मोलर द्रव्यमान, थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कितना होता है, याद कर लो, कोई परेशानी नहीं याद हो तो। CO2 कार्बन का 12, 2 और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूनी 32, 32 से 12 44, तो 44 ग्राम पर मोल। तो CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 44 ग्राम पर मोल। अर्थात 1 मोल में CO2 की कितनी ग्राम मात्रा होती है, 44 ग्राम मात्रा होती है। तो सीधा आंसर हो जाएगा कि 1 मोल CO2 की, 1 मोल CO2 की, 1 मोल CO2 में, 1 मोल CO2 में 44 ग्राम मात्रा होती है। तो ये तो सिंपल था। अब थोड़ा सा सवाल को हम स्टैंडर्ड
बढ़ाते हैं। सवाल क्या दिया आपको? दूसरा 20 ग्राम ग्लूकोज, 20 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या बताइए। मोलों की संख्या बताइए। 20 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल है ये बताने। अरे सवाल क्या है? 20 ग्राम ग्लूकोज में मोल बताने। अभी अगर आपको याद हो तो मैंने लिखाया था, अगर ग्राम दे रखा है और मोल पूछे तो उसका मोल द्रव्यमान में भाग दे दो। तो पहले ग्लूकोज का क्या ज्ञात करो? मोल द्रव्यमान। तो यहाँ लिखता हूँ ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 का मोलर द्रव्यमान। क्या लिखा मैंने? ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब देखो C6H12O6, कार्बन कितने? 6, एक कार्बन का 12, हाइड्रोजन 12 इंटू 1, ऑक्सीजन कितने? 6, तो 6 इंटू 16। इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 180, 180 ग्राम पर मोल। इसका मतलब क्या हुआ? 180 ग्राम में कितने मोल होते हैं? 1 मोल। 180 ग्राम में, 180 ग्राम में कितने मोल होते हैं? तो सीधा सा आंसर क्या होगा? 1 मोल। तो 20 ग्राम में निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। तो कैसे करेंगे? 180 ग्राम ग्लूकोज बराबर कितना हुआ? 1 मोल ग्लूकोज। सीधी सी बात है कि 180 ग्राम बराबर कितना हुआ? 1 मोल ग्लूकोज। तो एक ग्राम ग्लूकोज बराबर कितना हो जाएगा? 1/180 मोल। और कितना ग्राम है? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम बराबर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 20 इंटू 180। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 1/9। 1/9। अब 1 में 9 का भाग दो। 1 में 9 का भाग दो जल्दी से। बताओ कमेंट्स में कितना आएगा कि मैथ कितनी तेज है। या ऐसे सवाल में भी अपना दिमाग नहीं चलता कि दिमाग तो अपने मोबाइल चलाने में जा चुका पूरा। तो 1/9। तो 1/9 का भाग दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.11 अर्थात 0.11 मोल। 0.11 मोल। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ग्राम ग्लूकोज में, 20 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल होंगे? 0.11 मोल होंगे। 20 ग्राम ग्लूकोज में कितने मोल होंगे? 0.11 मोल होते हैं। तो इस प्रकार के अगर सवाल करेंगे तब है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद एक सवाल की प्रैक्टिस हम और करते हैं। हो गया? अब देखो, अब जो नेक्स्ट सवाल मैं आपके लिए दे रहा हूं, जल्दी से आप उसको हल करके उसका आंसर बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3, 49 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या क्या लिखा? 49 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या बताइए। यह आपके लिए दिया है, 1 मिनट का टाइम है। जल्दी से इसको हल करके इसका आंसर बताइए कितना आएगा। तो जब तक सवाल आपको नहीं आएंगे, सवाल आपको कब तक नहीं आएंगे? जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। और मोल कंसेप्ट में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वो जो चार्ट मैंने आपको बनाया था, अगर उसको आप माइंड में फिक्स कर लोगे तो सवाल हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको ये सवाल आएगा। करो इसको हल जल्दी से, इसका आंसर। चलो मैं ही हल करवा देता हूँ, आप हल करने में इसका टाइम लगाओगे। क्या पूछा है? 49। तो चलो आप हल करते हैं। देखो क्या पूछा है, 49 ग्राम H2SO4 में मोलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सीधी सी बात है कि दो यह लिखते हैं, H2SO4 का मोलर द्रव्यमान। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लो। तो H2SO4 हाइड्रोजन 2, तो 2 इंटू 1, सल्फर का कितना होता है? 32, फिर 4 इंटू 16। कैलकुलेट करोगे तो 98 ग्राम पर मोल आ जाएगा। H2SO4 का मोलर द्रव्यमान कितना आया? 98 ग्राम पर मोल आ गया। अब देखो कि इसका मतलब क्या हुआ
कि 98 ग्राम में कितने मोल होते हैं, 1 मोल। तो लिखो 98 ग्राम H2SO4 बराबर कितना होता है, 1 मोल H2SO4 होता है। क्लियर है? तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में तो 1/98, 1/98 मोल हो जाएगा आपका। अब कितनी ग्राम में मात्रा दी है, 49, तो 49 ग्राम बराबर 49/98 मोल। अब सीधी बात है, इनको डिवाइड करोगे तो 1/2 मोल, और 1 में 2 का भाग दोगे तो कितना गया, 0.5 मोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो कितना आया आपका, 0.5 मोल। बिल्कुल इजी है, टफ नहीं है। तो समझ में आ गए। तो सवाल जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको नहीं समझ में आएंगे, जब तक आपकी कलम चलेगी तभी आपको ये याद होंगे। एक लास्ट सवाल वो ले लेते हैं आज की क्लास में, जो लिख देता हूँ 0.1 मोल, देखो क्या लिखा है, 0.1 मोल CO2, 0.1 मोल CO2 में CO2 की कितनी ग्राम मात्रा होती है। 0.1 मोल CO2 में CO2 की कितनी ग्राम मात्रा होती है। तो एक बात यहाँ समझो कि 0.1 मोल है, मोल को किस में बदलना है, ग्राम में। तो मोल को जब ग्राम में बदलना, तो मैंने क्या बताया था, मोलर द्रव्यमान से गुणा कर दो। तो अभी हमने एक सवाल हल किया था, CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना लिखा था, याद हो तो 44 ग्राम पर मोल। तो CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना था, 44 ग्राम पर मोल। तो मोल को ग्राम में बदलना है तो 44 से गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा, 44 इंटू 0.1। अब 44 को 0.1 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, 0.1 मोल बराबर 0.1 मोल CO2 बराबर 4.4 ग्राम CO2 होती है। ये आंसर हो गया आपका, 0.1 मोल CO2 बराबर 4.4 ग्राम CO2 होती है। तो उम्मीद है कि पहले एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करें। हाँ, स्क्रीनशॉट हो गया। देखो आज की क्लास में हमने मोल कंसेप्ट पढ़ा था, और मोल के जो सवाल थे वो थोड़े बहुत मैंने बता दिए। नेक्स्ट जो क्लासें होंगी उनमें भी हम कुछ सवालों की प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। कल की क्लास में मोल कंसेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें एक सवाल हो आता है प्रतिशत संगठन का, एक स्टाइकोमेट्रिक गुणांक से रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं, सीमांत अभिकर्मक क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं।